हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर डी स्टडी 99। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज़ को, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे बीए थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि 1789 से लेके 1799 तक। और जब ये क्रांति हुई 1789 से लेके 1799 तक, जो ये 10 ईयर का टाइम पीरियड था, इसमें फ्रांस की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी परिवर्तन होते हैं। चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, या चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो। तो इस क्रांति के दौरान फ्रांस में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1789 से लेके 1799 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 14। तो लुई 14 ने कहा था, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। तो यदि हम लुई 14 को देखें तो इनकी जो गणना की जाती है वो फ्रांस के अच्छे शासकों में की जाती है। और इनके टाइम पे जो फ्रांस था, फ्रांस की स्थिति काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जब इनके पुत्र लुई 15 गद्दी पर बैठते हैं तभी से फ्रांस की स्थिति कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और लुई 16 के काल में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाती है, क्योंकि फ्रांस आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। वहाँ पे जो समाज था, समाज भी काफ़ी भागों में वहाँ पे बटा हुआ था, जिसके कारण लोग वहाँ पे क्रांति कर देते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 14 जुलाई। 14 जुलाई को जो फ्रांस के लोग होते हैं वो अपना नेशनल डे मनाते हैं, राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था? जैसे हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था, तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसी प्रकार ही 14 जुलाई को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को जो क्रांतिकारी लोग थे, काफ़ी वहाँ पे भीड़ थी क्रांतिकारियों की। ये लोग बास्तिल नामक एक दुर्ग हुआ करता था, बास्तिल दुर्ग थी, उसको ये लोग तोड़ देते हैं और वहाँ पे जो बंदी थे उनको वहाँ से छुड़ाकर ले आते हैं। तभी से ये लोग 14 जुलाई को अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो ये चित्र आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये बास्तिल का दुर्ग है और किस प्रकार से यहाँ पे जो क्रांतिकारी लोग हैं ये यहाँ पे दुर्ग को तोड़ रहे हैं। तो तभी से 14 जुलाई को ये लोग अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं अभी भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1799 को 9 में जो डायरेक्टरी का शासन है वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा डायरेक्टरी को देखें तो जो डायरेक्टरी का गठन हुआ था वो हुआ था 1795 में, यानी कि 1799 में खत्म हो जाती है, यानी कि 4 साल तक ये डायरेक्टरी का शासन वहाँ पे रहता है। तो इस डायरेक्टरी में क्या होता है कि जो पावर होती है वो मिडिल क्लास लोगों के हाथ में आ जाती है। और इसमें जो वोटिंग राइट दिए जाते हैं वो उनको दिए जाते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी उसको वोटिंग राइट नहीं होगा। जबकि जो वोटिंग राइट्स थे वो पहले जिनकी उम्र 21 वर्ष हो जाती थी उनको वोटिंग राइट मिल जाते थे। लेकिन जब डायरेक्टरी के दौरान जो पावर थी वो मिडिल क्लास लोगों के हाथ में आ जाती है, तब से जो वोटिंग राइट थे वो उनके हाथों में चली जाती है जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो मिडिल क्लास लोग ही उसमें ज़्यादा वो वोट दे सकते थे। और यानी कि जो अगर हम देखें डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो सभी फैसले वहाँ पे लिया करती थी। और इस डायरेक्टरी में 5 डायरेक्टर बनाए गए थे, यानी कि और इसलिए ये 5 बनाए गए थे ताकि जो रॉब्सपियर था उसके जैसे अन्य कोई व्यक्ति ना हो, क्योंकि जो रॉब्सपियर था वो काफ़ी खतरनाक व्यक्ति था। उसने लगभग 16,000 क्रांतिकारियों को मार दिया था। तो इसलिए 5 डायरेक्टर बनाए गए थे, क्योंकि इससे पहले जैकोबिन दल के हाथों में सत्ता थी और जैकोबिन दल का जो लीडर था वो था रॉब्सपियर। तो इसलिए वहाँ पे 5 डायरेक्टर बनाए गए थे।
तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांसीसी क्रांति किन दार्शनिकों के विचार से प्रभावित थी? यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कई सारे ऐसे फिलोसोफर हुए थे जिन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोगों को राजा के शासन के बारे में बताया, अपने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को बताया, जिससे कि क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा फूटा राजा के प्रति और उन्होंने क्रांति कर दी। तो वो कौन कौन से दार्शनिक थे? रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू। तो उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूसो, वोल्टेयर और जो मोंटेस्क्यू थे, इन्होंने लोगों का बौद्धिक विकास किया, वहाँ पे राजा के बारे में जनता को बताया और जनता जागरूक हुई अपने देश के प्रति। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पटल पर फ्रांस की क्रांति के दौरान क्या घटित हुआ जिसे याद किया जाता है? समानता, स्वतंत्रता, निरंकुश शासन की समाप्ति या उपरोक्त सभी? तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसके दौरान क्या हुआ कि एक तो लोगों को समानता मिली, क्रांति के बाद स्वतंत्रता मिली और निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई, राजा का जो शासन था वो समाप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप इसमें से क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए, राजा को गद्दी से हटाना, ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र की स्थापना, सी, 1 व 2 दोनों सही, या डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो राजा था उसे गद्दी से हटा दिया जाता है और एक गणतंत्र की स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था? यानी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उससे पहले जो फ्रांस का समाज था वो कितने भागों में बटा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। तो जो 3 भागों में ये समाज वहाँ का बटा हुआ था, एक था फर्स्ट स्टेट के नाम से जाना जाता था, दूसरा द्वितीय स्टेट और तीसरा जो था जो उसे तृतीय स्टेट के रूप में जाना जाता था। फर्स्ट स्टेट में जो वहाँ के चर्च के जो कलर्जी लोग होते थे, सामंत हुआ करते थे और जो बड़े जमींदार होते थे वो फर्स्ट स्टेट में आते थे, और जो सेकंड स्टेट में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर्स इत्यादि लोग आते थे, और जो थर्ड स्टेट में आते थे उसमें मजदूर लोग और किसान लोग आया करते थे। तो सबसे ज़्यादा जो दयनीय स्थिति होती थी वो किसान की होती थी, यानी कि जो थर्ड स्टेट था उसकी सबसे दयनीय स्थिति हुआ करती थी। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में समाज बटा हुआ था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टैले क्या था? तो टैले एक प्रकार का कर था, लेकिन वो किससे रिलेटेड कर था वो हमें बताना है। तो वो एक प्रकार का था भूमि कर, जो कि किसान दिया करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो एक भूमि कर था, कोई वो चर्च को दिया जाने वाला कर नहीं था या मध्यम वर्ग द्वारा दिए जाने वाला कर नहीं था, वो था एक भूमि कर जो कि किसान पे करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो जो वोल्टेयर थे, मोंटेस्क्यू था और जो रूसो था, इन सभी का एक अहम योगदान था फ्रांसीसी क्रांति के होने में, क्योंकि इन्होंने बौद्धिक जागरण वहाँ पे लोगों का किया था, जिसके कारण लोगों को राजा के बारे में पता चलता है, वहाँ की अपने देश की स्थिति के बारे में पता चलता है। तो डी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक, मैक्सिमिलियन डी रॉब्सपियर, ऑप्शन नंबर सी, दिद्रो या नेकर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमिलियन डी रॉब्सपियर। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जब डायरेक्टरी के शासन से पूर्व वहाँ पे जैकोबिन दल का शासन चल रहा था, मतलब जैकोबिन दल के हाथ में वहाँ की सत्ता थी, जिसका लीडर रॉब्सपियर था और जो कि काफ़ी खतरनाक व्यक्ति था। इसने काफ़ी क्रांतिकारियों को वहाँ पे मार दिया था, लगभग 16,000 से भी अधिक क्रांतिकारियों को इसने मार दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? तो ऑब्वियसली अभी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फ्रांस की राजक्रांति के दौरान ही ये नारा निकला था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व
का नारा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान निकला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की राजक्रांति। और अगला क्वेश्चन हमारा, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये उक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो वोल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुई 14 ने वर्साई में शीश महल का निर्माण करवाया था, जो कि पेरिस से 12 मील की दूरी पर स्थित था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मई 1789 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षमा कीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1789 को। तो जो बास्तिल का जो दुर्ग था, वहाँ पे जो क्रांतिकारी लोग जा रहे थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो 14 जुलाई है वहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डे के रूप में। तो उसी दिन इन्होंने बास्तिल के दुर्ग को तोड़ा था, 14 जुलाई 1789 को, तभी से ये लोग वहाँ पे नेशनल डे मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 14 जुलाई 1789। और यदि अगर हम देखें कि 5 मई 1789 को क्या हुआ था, तो इस दिन स्टेट जनरल की बैठक हुई थी, जो कि 175 वर्षों बाद हुई थी। और 21 जनवरी 1793 को क्या हुआ था? तो इस दिन लुई 16 को फांसी दे दी जाती है देशद्रोह के आरोप में। और 27 अगस्त 1789 को मानव व नागरिकों को अधिकार देने की घोषणा की जाती है। तो ये था। तो इसका जो राइट आंसर था बास्तिल के दुर्ग का पतन, वो था ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लुई 16 ने आर्थिक संकट में सुधार हेतु किसकी सलाह ली थी? तुर्को, नेकर, रूसो या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेकर की सलाह ली थी। वहाँ पे जो कि किस प्रकार से जो टैक्स है, टैक्स को लागू किया जाए, क्योंकि जो नेकर थे उस टाइम एक महान अर्थशास्त्री हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किस क्रांति से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। क्योंकि जब टेनिस कोर्ट की शपथ थी, जो वहाँ पे लोग भीड़ राजा के महल की ओर वहाँ पे भीड़ जा रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो दरवाज़ा है वो बंद है। तो उस टाइम पे काफ़ी वहाँ पे भारी वर्षा हो रही थी, बारिश आ रही थी। तो उन्होंने वहाँ पे देखा एक टेनिस कोर्ट था। तो वहाँ पे उस टेनिस कोर्ट में वहाँ पे जो फ्रांसीसी लोग थे वो एक शपथ लेते हैं, अपने देश को आज़ाद कराने की वो शपथ लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है हमारा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो इसका मतलब कि जो वहाँ पे जो फिलोसोफर थे, उन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी थी, जिनके माध्यम से उन्होंने लोगों का बौद्धिक जागरण किया था, लोगों को बताया था अपनी देश की कंडीशन के बारे में। तो उन्हीं में से एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद आते हैं हम हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि हमारा 19वां क्वेश्चन है, जो है लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? यानी कि जो पुस्तक है लेटर्स ऑन इंग्लिश, वो किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टियर ने पुस्तक लिखी थी लेटर्स ऑन इंग्लिश। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस MCQ की सीरीज का, वो है कानून की आत्मा किसकी रचना है? यानी कि तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये टॉप 20 जो MCQs थे वो हमने फिनिश किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए।